आखिर कैसे एक मामूली 12वीं पास लड़के ने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों को कर दिया फेल। जिस प्राचीन जानलेवा जहर का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं था, उसे इस लड़के ने सिर्फ 3 घंटे में खत्म करके 6 साल से कोमा में पड़ी लड़की को जिंदा कर दिया। कैसे ये लड़का हवा को चीरती हुई बंदूक की जलती गोली को अपनी 2 उंगलियों के बीच किसी मामूली मक्खी की तरह पकड़ लेता है? क्या हुआ जब उसे फंसा दिया गया कत्ल के झूठे इल्जाम में? और क्यों इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े गॉडफादर ने उसे मान लिया अपना बॉस? जिस कहानी को सुनने के लिए करोड़ों लोगों ने खर्च किए हैं पैसे, वो आज आपको मिल रही है बिल्कुल फ्री। जेलर वर्मा 10 अक्टूबर रात के 10 बजे कन्नू तुम्हारी जेल से फरार। बंद करिए डायलॉग बाजी, जिसे अभी तक कोई कुत्ता नहीं पूछना है वो फांसी वाले दिन जेल से फरार होगा। सर्फ चाट कर नशा कर लिया है क्या? नशा नहीं लाले, कॉन्फिडेंस बोल रहा है। बेटा अगले 10 मिनट में तू फांसी पर लटक रहा होगा, तो अब अपना ये कॉन्फिडेंस यमराज को दिखाना। गलत जेलर वर्मा, अगले 10 मिनट में आप मुझे खुद बाहर तक छोड़ कर आओगे। बहुत बोल रहा है ये, ले चलो इसे फांसी के फंदे तक, इसे यमराज के द्वार दिखाते हैं। जेलर वर्मा का ऑर्डर मिलते ही 2 गार्ड्स करण मल्होत्रा को पकड़कर फांसी के तख्ते तक ले आए। करण की आंखों में मौत का खौफ नहीं बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। लटका दो इसे फांसी के फंदे पर। जैसे ही जेलर वर्मा ने जल्लाद को लीवर खींचने का ऑर्डर दिया, ठीक तभी दिल्ली का तिहाड़ जेल दर्जनों सायरन की आवाज से गूंज उठा। सरकारी गाड़ियों का काफिला देख पूरे जेल में खलबली मच गई। इस माहौल को देख करण के चेहरे की मुस्कान एक हंसी में बदल गई। जेलर साहब नीचे आ गए बाराती, जाइए करिए उनका स्वागत। जेलर वर्मा कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ एक साथ कई कदमों की आहट सुनाई पड़ी और उसके अगले ही पल जो चेहरा सामने आया, उसे देखते ही जेलर के होश उड़ गए। चीफ वैद्यराज आहूजा, आप यहाँ? ये थे देश की सबसे बड़ी डिफेंस आर्मी हिडन गरुड़ सोसाइटी के चीफ वैद्यराज आहूजा। ये रहे करण के रिहाई के ऑर्डर्स। राष्ट्रपति द्वारा इसकी फांसी की सजा माफ कर दी गई है। इसकी बेड़ियां खोलो और इसे बाइज्जत रिहा करो। चीफ वैद्यराज का फरमान सुनने के बाद जेलर वर्मा के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो कभी राष्ट्रपति के ऑर्डर को देख रहा था तो कभी करण के मुस्कुराते चेहरे को। क्या कहा था जेलर वर्मा? 10 अक्टूबर रात के 10 बजे कन्नू जेल से फरार। इस 26 साल के लड़के की पहचान सिर्फ सिंघानिया परिवार के मामूली घर जमाई के तौर पर थी। ऐसा घर जमाई जिसकी बीवी भी उसे अपना पति नहीं मानती थी, जिसके ऊपर एक खूनी का ठप्पा लग चुका था। उसके लिए आखिर कैसे रात में खुल गए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे? क्यों उसके लिए देश की सबसे बड़ी फोर्स के चीफ को आना पड़ा तिहाड़ जेल? कहां से आया उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी में, जो शुरू होती है दिल्ली के सबसे बड़े डॉन विक्रम मल्होत्रा के घर से। शीला, अब पहले जैसे हालात नहीं रहे। मेरा दबदबा और बिजनेस दोनों कम हो चुके हैं। हमें किसी ऐसे के साथ की जरूरत है जो हमारी डूबती हुई नैया को पार लगा सके। ऐसे में सिंघानिया फैमिली ही हमारी मदद कर सकती है। रोहन, अगर तुम आन्या सिंघानिया से शादी कर लो तो। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना आन्या कोमा में है, ना चल सकती है, ना दिखने में अच्छी है। मैं उससे बेटर डिजर्व करता हूँ। आप करण को बलि का बकरा क्यों नहीं बना देते? वो आज तक मेरे किस काम आया जो अब आएगा? मुझे उस नाजायज से कोई उम्मीद नहीं रोहन। दरवाजे के पीछे खड़ा करण ये सब सुन रहा था। नाजायज शब्द सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना बड़ा झूठ! मैंने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया और इनके अंदर मेरे लिए ऐसी कड़वाहट। विक्रम, रोहन सही कर रहा है। वो पनौती अगर अभी हमारे काम नहीं आया तो उसे इतनी साल पालने का क्या फायदा? ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। वैसे भी सिंघानिया परिवार को कोई और लड़का तो मिलेगा नहीं और हमें इस करण से छुटकारा भी मिल जाएगा। विक्रम ने करण को बुलाया और झूठा प्यार दिखाते हुए अपनी असली बात कही। करण बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, वो भी देश के सबसे रईस खानदान की बेटी आन्या सिंघानिया के साथ। अब तो समझो तुम्हारी पूरी लाइफ सेट है। बकवास बंद कीजिए। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरे असली माँ बाप कौन हैं। अच्छा हुआ तूने सब सुन लिया। हाँ, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। तेरी माँ लीला मेरा पहला प्यार थी। एक दिन अचानक मेरे हाथों में तुझे सौंपकर खुद कहीं गायब हो गई।
उसके किए एहसानों के बदले मैंने तुझे पाला तो सही, लेकिन तुझसे कभी प्यार नहीं कर सका। तू मुझे हर पल याद दिलाता था कि लीला मुझे छोड़ किसी और की हो गई। और रही तेरे असली बाप की बात, तो मुझे नहीं पता वो कौन था। लीला ने कभी नहीं बताया। करण भीतर से टूट गया, लेकिन बाहर से उसने खुद को कमजोर नहीं दिखने दिया। उसने विक्रम की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, विक्रम मल्होत्रा, आज से मेरा तुमसे या तुम्हारे परिवार से कोई नाता नहीं, और रही शादी की बात तो वो मैं किसी शर्त पर नहीं करने वाला। करण की बात सुन विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। विक्रम मल्होत्रा को शेर पालने का शौक है, तो वो शेर को पट्टा पहनाना भी अच्छे से जानता है। तो शादी तो क्या वो सब करेगा जो तुझे कहूंगा, क्योंकि तुझे पता है तेरी वो नब्ज मेरे हाथ में है जो तेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। उसके बाद तू अपने असली माँ बाप को ढूंढने के काबिल भी नहीं रहेगा। अब सोच ले क्या करना है। दरअसल विक्रम मल्होत्रा के पास एक ऐसा पत्ता था जिसके खुलते ही करण खत्म हो सकता था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी विक्रम की बात माननी पड़ी। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कब है शादी? शाबाश, तो तैयार हो जा, शादी कल ही है। अगले दिन करण अकेला ही सिंघानिया एस्टेट पहुंच गया, जहां उसे सबसे पहले राजवीर सिंघानिया का सामना करना था। आन्या के पिता और देश के रईस और पावरफुल शख्स, जिनकी आवाज में घमंड कूट कूट कर भरा था। ये विक्रम मल्होत्रा हमसे हीरे का सौदा करके हमें कांच का टुकड़ा चिपका गया। अपने काबिल बेटे को छोड़ अपने इस नकारा और निखट्टू बेटे से हमारी बेटी की शादी करवा रहा है। राजवीर को शांत करना एक ही शख्स के हाथ में था, और वो थी आन्या की माँ मीरा सिंघानिया। ओह, बस कीजिए राजवीर। करण बुरा नहीं है, हैंडसम है, हमारी आन्या के लिए ठीक रहेगा। बिना किसी मेहमान और धूमधाम के एक सादी सी रस्म के साथ आन्या और करण की शादी हो गई, जिसके बाद करण पहली बार आन्या के कमरे में गया। करण जब आन्या के करीब गया तो उसे कुछ महसूस हुआ। आन्या को कुछ देर गौर से देखने के बाद उसके मुंह से अचानक ही निकला, मंजूषा का विष! इसे जानबूझकर जहर दिया गया है। करण समझ गया कि आन्या की ऐसी हालत किसी दुर्घटना की वजह से नहीं, बल्कि मंजूषा का विष की वजह से हुई थी। करण को पता था आगे क्या करना है। उसने राजवीर को चुनौती दी। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, मैं आन्या को ठीक कर दूंगा। अगर नाकाम रहा तो आप मेरी जान ले लेना। ठीक है, अगर आन्या ठीक नहीं हुई तो याद रखना, तेरी ऐसी हालत करूंगा कि चील कौओं को भी तेरी लाश नसीब नहीं होगी। राजवीर की धमकी की परवाह किए बिना करण ने दरवाजा बंद किया और अपना काम शुरू कर दिया। लगभग 3 घंटे बाद जब उसने आन्या के रूम का दरवाजा खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आन्या सिंघानिया, जो 3 साल से कोमा में थी, जिसे दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, वो जाग गई थी। चमत्कार हो गया था। आन्या, मैं जानती थी कि भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। राजवीर की तो बोलती ही बंद हो गई। डॉक्टरों की टीम आई, आन्या की जांच हुई और वो पूरी तरह ठीक थी। ये मेडिकल साइंस की समझ से परे था। क्यों राजवीर, आपने देखा ना, मेरा दामाद सच में एक लकी चार्म है। जैसे ही उसने हमारे घर में कदम रखा, आन्या जाग गई। आन्या कोमा से बाहर आ गई थी। मीरा और राजवीर खुश थे, लेकिन दामाद शब्द सुनते ही जैसे आन्या के होश उड़ गए थे। सबके सामने वो चुप रही, लेकिन करण को अकेला पाकर उसने वो कह दिया जिससे करण का दिल टूटना तय था। करण, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो तलाक लेने के लिए कोई वक्त तय कर लेते हैं। हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। इस रिश्ते को जबरदस्ती खींचने का कोई मतलब नहीं है। आन्या सिंघानिया दिल्ली की सबसे खूबसूरत और काबिल लड़कियों में से एक। होश में आने के बाद उसकी नजरों में करण की औकात कुछ भी नहीं थी। आन्या की बात सुनकर करण को धक्का लगा, लेकिन वो कमजोर नहीं था। जैसा तुम्हें ठीक लगे, अपनी माँ से इस बारे में बात कर लेना।
जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात के वक्त जब सिंघानिया फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी डिनर कर रही थी, तब आन्या ने तलाक की बात छेड़ दी। माँ, मैंने करण से बात की, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। मैं तलाक फाइल करने जा रही हूँ। आन्या और मैं इस मामले में बिल्कुल एक ही राय रखते हैं। ये लड़का इसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। जब तुम कोमा में पड़ी थी, कहाँ थे तुम्हारे वो सारे चाहने वाले? सब गायब हो गए थे। उनमें से किसी एक ने भी आगे आकर शादी के लिए तुम्हारा हाथ नहीं थामा। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ आन्या, अगर तुमने करण को तलाक देने की हिम्मत की तो भूल ही जाना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर मीरा उठी और गुस्से में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। उनके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा था। आन्या का चेहरा पत्थर जैसा था। राजवीर की हेकड़ी निकल चुकी थी। हालांकि राजवीर ने करण के लिए एक ऐसा इम्तिहान रखा जो उसे तोड़ने के लिए काफी था। अगले दिन उन्होंने अपनी चाल चल दी। क्या पूरी जिंदगी सिंघानिया फैमिली के टुकड़ों पर पलने का इरादा है तुम्हारा? नहीं, मुझे भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। क्यों ना आप मुझे एक मौका देकर देखिए। बढ़िया, तो ऐसा करो कि कंपनी के जितने भी बकाया कर्ज हैं उन्हें वसूलने का काम शुरू कर दो, और शुरुआत व्हाइट वुल्फ सिक्योरिटी कंपनी से करो। करण ने सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि जिन लोगों पर पैसा बकाया था वो जाने माने गुंडे और धोखेबाज थे। राजवीर का असली मकसद साफ था कि या करण फेल हो जाए या उन खतरनाक लोगों के हाथों मारा जाए। करण 5 करोड़ का बकाया वसूलने व्हाइट वुल्फ सिक्योरिटी कंपनी पहुंच गया। ये कंपनी दिल्ली की सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड ताकतों में से एक व्हाइट वुल्फ सिक्योरिटी का मुखौटा थी। करण वहां पहुंचा और जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। व्हाइट वुल्फ सिक्योरिटी के ऑफिस में करण का सामना हुआ एक ऐसी ताकत से जिसने दिल्ली के बड़े बड़े लोगों को घुटनों पर ला दिया था, और वो था 4 हॉल मास्टर गगन गिल। गगन ने अपनी पिस्तौल निकाली और सीधे करण के सिर पर तानी। लड़के तो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक अकेला आदमी पूरी आर्मी से नहीं लड़ सकता। तू आज यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। गगन ने ट्रिगर दबा दिया। गोली हवा को चीरती हुई सीधे करण के सिर की तरफ बढ़ी, लेकिन जो अगले पल हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। करण ने अपना हाथ उठाया और 2 उंगलियों के बीच गोली को ऐसे पकड़ लिया जैसे वो कोई मक्खी हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। गगन के हाथ से पिस्तौल गिर गई। तुम कौन हो? करण ने जवाब नहीं दिया। उसने गोली को अपनी उंगलियों से छोड़ा और वो एक धुंधली रोशनी की तरह हवा में उड़ी। कुछ ही पलों में गगन गिल करण के पैरों में गिरकर पूरी तरह सरेंडर कर चुका था। बॉस, आप जो कहेंगे वो होगा। करण ने सिंघानिया परिवार का बकाया ही नहीं वसूला, बल्कि उसने 10 गुना ब्याज लगाकर पूरे 50 करोड़ की मांग की, और गगन ने एक पल भी सोचे बिना पैसे ट्रांसफर कर दिए। 50 करोड़ सिंघानिया ग्रुप के लिए और बाकी करण के लिए। कर्ज वसूलने के साथ साथ उसने जयपुर के सबसे ताकतवर परिवार की इकलौती वारिस हीर कपूर को भी बचाया था, जिसके बाद हीर से उसकी दोस्ती हो गई। जब करण उस शाम सिंघानिया एस्टेट लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। करण, तुम कमाल के हो। व्हाइट वुल्फ सिक्योरिटी कंपनी सालों से हमारे पैसे दबाए बैठी थी। हमने उस कर्ज के पीछे इतने लोग भेजे और कोई भी वसूल नहीं कर पाया। तुम एक बार गए और काम हो गया। राजवीर ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी करण की ताकत का लोहा मान गए थे। धीरे धीरे सिंघानिया परिवार में करण का कद बढ़ने लगा, और इधर मल्होत्रा परिवार की करण से उम्मीदें भी बढ़ने लगी। एक दिन विक्रम ने करण को फोन किया। करण मेरे बच्चे, बस एक छोटा सा काम था। अपनी पत्नी को बता दो कि तुम्हारे पापा उनसे मिलना चाहते हैं। दरअसल विक्रम पछता रहा था। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता कि आन्या होश में आ जाएगी तो वो कभी करण की शादी उस परिवार में न होने देता। आन्या सिंघानिया जवान थी, खूबसूरत थी, काबिल थी, और अब विक्रम चाहता था कि उसका सगा बेटा रोहन उसकी जगह ले ले। यही चाल चलने के लिए वो आन्या से मिलना चाहता था, लेकिन करण ने साफ मना कर दिया। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मल्होत्रा परिवार और मेरे बीच सब खत्म है। मेरा नंबर भूल जाइए।
इसने मेरा फोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। इसने मुझे कमीनेपन की हद पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। अब देखना इसका क्या हाल होता है। विक्रम मल्होत्रा ने करण की अकड़ तोड़ने के लिए अपना आखिरी दांव चल दिया। अगले ही दिन देश भर में मीडिया चैनल्स पर एक ही न्यूज चल रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, देश के सबसे अमीर सिंघानिया फैमिली के दामाद खून के इल्जाम में गिरफ्तार। करण मल्होत्रा को 4 साल पुराने मर्डर केस में हो सकती है जेल, जल्द ही हो सकती है फांसी। कई साल पहले विक्रम मल्होत्रा के बड़े बेटे रोहन से एक मर्डर हो गया था। विक्रम ने बहला फुसलाकर करण को रोहन का जुर्म खुद के ऊपर लेने के लिए मना लिया, लेकिन बाद में अपने सोर्स लगाकर उसने करण को रिहा करवा दिया। लेकिन अब उससे दुश्मनी निकालने के लिए विक्रम ने वो केस फिर से ओपन करवा दिया। यकीन कीजिए सिंघानिया सर, वो मर्डर मैंने नहीं किया था। मुझे फंसाया जा रहा है। हर मुजरिम यही कहता है करण। मैं तो तुम्हें सिर्फ निकम्मा समझता था, लेकिन तुम तो एक खूनी भी निकले। करण को जेल से रिहा करवाना राजवीर सिंघानिया के लिए चुटकी बजाने जितना आसान था, लेकिन वो ऐसा करना ही नहीं चाहते थे। 2 ही हफ्तों में करण की फांसी के ऑर्डर आ गए। आज उसे फांसी होने वाली थी। कितना बदकिस्मत है रे तू। एक ही रात में तेरी किस्मत तुझे सोने के महल से फांसी के फंदे तक ले आई, और वो भी तेरे ही बाप की वजह से। करण बस मुस्कुराए जा रहा था, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। ठीक तभी वो हुआ जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर 50 से ज्यादा सायरन वाली गाड़ियों का काफिला आकर रुका, और उसमें से अपने 100 से ज्यादा गार्ड्स के साथ उतरे गरुड़ वॉरियर सोसाइटी के चीफ वैद्य राज आहूजा, जिनके हाथ में थे करण की रिहाई के फरमान। अगले 20 मिनट बाद जेल का सुप्रिंटेंडेंट वर्मा बड़ी इज्जत के साथ करण को खुद गाड़ियों के काफिले तक पहुंचा कर आया। गाड़ी में बैठते ही वैद्यराज ने करण से कहा, गरुड़ वॉरियर करण, तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। तुम्हें किसी भी कीमत पर गरुड़ हाट ढूंढना होगा। उससे पहले ट्रू फिनिक्स बॉडी वाले अन्या को खुद से दूर होने से बचाओ। याद रखना, ये सब तुम्हारी सबसे बड़े मिशन से जुड़ा हुआ है। अब जल्दी जाओ। करण वैद्यराज की गाड़ी से उतरकर सीधा सिंघानिया एस्टेट पहुंचा, जो इस वक्त किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। करण ने जब अंदर का नजारा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने शादी का मंडप सजा हुआ था, जिसमें अन्या के साथ बैठा था रोहन मल्होत्रा। मेरे रहते मेरी बीवी की दूसरी शादी नहीं हो सकती। करण को जिंदा देख सब हैरान थे। तभी रोहन ने करण को धमकाते हुए कहा, तो तू फांसी से बच गया, लेकिन यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि अब मेरे सिर पर किसका हाथ है। उनके रहते हुए पूरी दुनिया में कोई भी मल्होत्रा फैमिली पे हाथ नहीं डाल सकता। करण शांति से खड़ा ये सब सुन रहा था। तभी पार्टी में एक ऐसे शख्स के कदम पड़े, जिसे देखते ही सभी मेहमानों के पसीने छूटने लगे। उसके पीछे 100 से ज्यादा हथियारबंद बॉडीगार्ड्स का काफिला चल रहा था। उसकी सिक्योरिटी के लिए आसमान में दर्जनों हेलीकॉप्टर्स तैनात थे। वो था सबसे बड़ा इंटरनेशनल अंडरग्राउंड ग्रुप रेड डेथ का लीडर गरुड़ लॉर्ड 9, जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी कांपता था। उसे देखते ही रोहन मंडप से उतरकर उसके पास आया और घुटनों पर बैठते हुए बोला, बॉस, आपका स्वागत है। यही है वो। गरुड़ लॉर्ड 9 रोहन की बातों को अनसुना कर सीधे करण की तरफ बढ़ा और उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए बोला, गरुड़ लॉर्ड 9 आपकी खिदमत में हाजिर है मास्टर करण। हुक्म कीजिए आगे क्या करना है। गरुड़ लॉर्ड 9 को कैदियों के कपड़े पहने करण के सामने घुटनों पर बैठा देख वहाँ मौजूद दुनिया भर के वीवीआईपी गेस्ट सदमे में आ गए। हर तरफ सन्नाटा छा गया। दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर क्यों करण के सामने बैठ गया घुटनों पर और कहा उसे मास्टर करण? क्या है उस करण की असलियत जिसके लिए रात को भी खुल जाते हैं राष्ट्रपति भवन के दरवाजे? अब मल्होत्रा परिवार के साथ क्या करेगा करण? देगा सजा या दिखाएगा दया? आगे क्या क्या करेगा करण, ये जानने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल के बटन पर डबल क्लिक करके डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ड्रामा, एक्शन और फैंटेसी से भरपूर कहानी गरुड़ वॉरियर बिल्कुल फ्री।